दिस इज द थर्ड चैप्टर। ऐसे समझ लो ये थर्ड चैप्टर नहीं है, आधा 11th स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि पूरा 11th स्टैंडर्ड जैसे हम बात करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक रूल्स जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे। आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी जस्ट चला लिया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेकंड चैप्टर के अंदर हम यूनिट मेजरमेंट सीखे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था कि 11th स्टैंडर्ड जो है वो मैकेनिक्स के ऊपर है। अब मैकेनिक्स में क्या आएगा? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स की एक ब्रांच है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हैं मोशंस इन वन डायमेंशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बच्चों हम मोशंस के रिगार्डिंग सारी बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे। ओके, ऐसा हो सकता है कि शायद आज का जो लेक्चर है आपको रिविजन लेक्चर हो सकता है, जस्ट बिकॉज 9th स्टैंडर्ड के अंदर 8 नंबर का शायद चैप्टर्स था मोशन, वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। यस सर। हाँ, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट था, वही आज के इस लेक्चर्स के अंदर होगा। हाँ, बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर सब कुछ नया मिलेगा और ऐसी चीज मिलेगी। उसके लिए मुझे बेसिक आपको मैथ्स आधा पढ़ाना पड़ेगा पहले, बेसिक डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस, लिमिट, ये जो मैथ्स के चैप्टर्स है वो थोड़े समझाने पड़ेंगे। मैं मैथ्स के फैकल्टी के साथ बात कर लूंगा, यदि उसके पास टाइम होगा, एडजस्टमेंट होगा तो वो सिखा देंगे, अदरवाइज मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्लियर प्रॉब्लम्स होगा। और स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी के है उसके लिए ये चैप्टर थोड़ा टफ हो सकता है। हाँ, टफ तब होगा जब वो जो मैंने मैथ्स के जो 3 टॉपिक बताए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट, वो यदि नहीं क्लियर किया होगा तो ये चैप्टर्स में 50% बाउंस होगा, उसके न्यूमेरिकल सब कुछ बाउंस होगा। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही रहे ना। ओके, अदरवाइज इस चैप्टर्स में ज्यादा समझ में नहीं आएगा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। और वैसे तो आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी उन लोगों को भी चैप्टर्स ये जो मैंने बात की वो चले नहीं होगे, इसलिए मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, या मैं या मैथ्स वाले फैकल्टीज। ओके, लेकिन आज के लेक्चर्स के अंदर सारी चीज वो है जो 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 मोशंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखो 11th स्टैंडर्ड में 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th चैप्टर, 7th नंबर के चैप्टर, 6th नंबर के जनरली चैप्टर्स जो है वो काइनेमैटिक्स के है। ओके, तो उसमें से ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। जेडब्ल्यू में बात करें तो ये 3rd एंड 4th चैप्टर कंबाइंड फॉर्म में होता है। ओके, मोशन मींस व्हाट? जैसे आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ओके, फिश, ब्लड सेल, यानी कि जो सन एंड प्लैनेट्स है, बर्ड्स, ये सब कुछ अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर मोशंस में रहते हैं। वो मोशंस एक हम कंपेरिजन करें तो ये जो ब्लड सेल का मोशन है उसकी जो स्पीड है, उसके जो डिस्टेंस है, कंपेयर टू प्लेनेट के जो डिस्टेंस है, मूवमेंट है, मोशन से, उसके रिगार्डिंग शायद चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो सारे एक ही कंटेंट, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही कॉन्सेप्ट के नीचे काम कर रहे हैं, वो है मोशंस। ओके, तो पहले हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स का मीनिंग है, काइने यानी कि काइने का मीनिंग, काइन यानी कि मोशंस, मीनिंग होता है उसका। ओके, और मैटिक्स यानी कि मैथ्स, मैथमेटिक्स। देखो हम इस चैप्टर्स में मोशन के साथ साथ मैथ सीखेंगे, इसलिए तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस चैप्टर में मैथ्स का भरपूर यूज हुआ है, ये और सेकंड चैप्टर्स के अंदर। तो मोशंस एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम मोशंस को मैथ्स के साथ जोड़ते हैं, यानी कि मोशंस को समझने के लिए मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल का यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन हुई काइनेमेटिक्स की। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जब हम बात करें काइनेमेटिक्स को तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डीलिंग विथ मोशंस विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉजेस। कॉजेस यानी कि जहां से ये क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट मोशंस में आया, उस वो क्यों आया उससे हम बात नहीं करेंगे, हम खाली बात करेंगे मोशंस की, विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। क्यों हुआ वो नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स, जो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। साथ में एक वर्ड एक्स्ट्रा था, वैसे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ कि डायनामिक्स। डायनामिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां आपको मोशंस को समझने के लिए उसकी कॉजेस एंड उसकी प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। याद रखो बच्चों, काइनेमेटिक्स मींस व्हाट, कि ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर मोशंस को समझने के लिए इसके कॉजेस को समझना नहीं होगा,
मोशन में यदि आप डील कर रहे हो तब उसके कॉजेस को कंसिडर नहीं करना है, उस ब्रांच को हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। यानी कि मैंने पत्थर फेंका, अब मैंने फेंका, कहां से फेंका उससे लेना देना नहीं है, फेंक दिया जहां से मेरे हाथ से पत्थर गया, अब बाद हम बाद की करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। लेकिन जब जो फोर्स से मैंने पत्थर फेंका, जो एनर्जी से मैंने पत्थर फेंका, वो एनर्जी के साथ हम बात करेंगे, यानी कि वो सारी प्रॉपर्टी, सारे कोजेस, वो मोशंस के कोजेस की हम बात करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डायनामिक्स। वैसे ये चैप्टर के टॉपिक्स नहीं, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर जिस चैप्टर को समझना चाहते हैं उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, यदि वही क्लियर नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज कॉल्ड मोशंस। यहां से हम चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। ओके, काइनेमिक्स काइनेमेटिक्स में कोई डाउट नहीं है ना किसी को, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स के अंदर जस्ट डेफिनेशन। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि मोशंस बहुत सारे होते हैं। ओके, वाइब्रेटरी मोशन, जैसे आप देख रहे हो ऐसे स्ट्रिंग, यदि आप मूवमेंट करो तो वाइब्रेशंस होते हैं। लीनियर मोशन, कोई भी चीज को हम धक्का लगाते हैं। कर्व लीनियर मोशंस, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशंस, रोटेटरी मोशंस, काफी सारे टाइप के मोशंस के टाइप है, लेकिन हमें इस चैप्टर्स के अंदर खाली इसके लिए ही बात करनी है। ओके, तो हम खाली लीनियर मोशंस के बारे में बात करेंगे। काफी सारे उसको रेक्टिलिनियर मोशंस भी बोलते हैं। ओके, रेक्टिलिनियर मोशंस भी बोलते हैं। ओके, जब हम मोशंस की बात करें और हम रेफरेंस पॉइंट की बात ना करें तो मोशन शायद अधूरा है। क्यों? अब चलो, कौन बोल सकता है मोशंस का मीनिंग? मोशन कब बोलेंगे? कोई भी चीज मोशन में, कब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है? कौन बोल सकता है? चलो, When an object moves from one state to another जब वो रेस्ट पोजीशन से with हट जाती है, with respect to any with steel respect to object, speed. वेरी गुड, any stationary object. वेरी गुड। देखो, मोशन हम ऐसा बात कर रहे हैं कि जो चीज, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जो हमें दिख रही है कि वो मूव हो रही है, उसको मोशन बोलेंगे। वो एक्चुअली उसकी आधी डेफिनेशन होगी। क्यों? क्योंकि जब आप कार के अंदर बैठे हो, बस के अंदर बैठे हो, और बस जब चल रही होती है, तो आप बाहर की, जब उस दुनिया को, बाहर के जो ऑब्जेक्ट को आप जब देखते हो, तो उस ऑब्जेक्ट एक्चुअली आपको मोशन में लगते हैं। जैसे आप, ये ट्री है, ये खाम, ये सब कुछ आपको वो ऑब्जेक्ट मोशन में लग रहे हैं। मीन्स व्हाट? आपकी नजर में वो मोशन में है, लेकिन क्या है वो एक्चुअली मोशन में है? क्यों? तब हम खुद मोशन में, क्यों? क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट कोई भी नहीं है। तो जब हम मोशंस की बात करेंगे तब एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, और उस फिक्स पॉइंट के रिगार्डिंग यदि ऑब्जेक्ट मोशन, यदि पोजीशन चेंज कर रहा है, तब हम 100% श्योर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे एग्जांपल 4, ये कार के अंदर हम बैठे, अब हम देखेंगे ट्री को और ये घर को। अब समझ लो कि यदि हम इस ट्री को रेफरेंस पॉइंट ले ले, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट ले ले, तब हम देखेंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मूव नहीं हो रहा है। मींस व्हाट? वो आपके नजरिए में मोशन में, लेकिन एज ए रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के नजरिए में ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? स्टेडी होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? कि एक ऐसा पॉइंट जो मोशंस को समझने के लिए हम यूज करते, उस पॉइंट को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ओके, रेफरेंस पॉइंट में डेफिनेशन क्लियर है? किसी को डाउट है रेफरेंस पॉइंट में? ओके, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो, अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जैसे एग्जांपल फॉर में बात करूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब हम जहां कोई, मैंने ऐसा बोल दिया कि ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोजीशंस होती, जैसे एक्स एक्सिस का उसका कोऑर्डिनेट होता है 2, वाई का समझ लो 3 है, और जेड एक्सिस का समझ लो कि 1 है। तो ये 2, 3, 1 ए के लिए उसकी पोजीशन है, और ये एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आ रहा है? जब हम ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करेंगे, जैसे समझ लो यहाँ ऑब्जेक्ट ए से बी पे पहुंचा, तब हम एज ए, ये जो फ्रेम है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, उसको कंपैरिजन करने के बाद हम ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस का मेजरमेंट करते। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा ट्राई करो। एक रेफरेंस पॉइंट यानी कि एक ऐसा एरिया, ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्टिवली हम डिस्टेंस मेजर करते हैं।
जैसे जो हम ऐसे बोलेंगे ए से बी पे गया ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं यहाँ रेफरेंस पॉइंट ये ए ओ ले लेता हूँ, समझ लो ओ से ए पे डिस्टेंस था 10 और ओ से बी से डिस्टेंस था 12, तब मेरी नजर में ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर जितना मूवमेंट हुआ, तो ये जो है ओ उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, अदरवाइज उसको पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो तो उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस पॉइंट में कोई डाउट डिफिकल्टी? ना। सन और प्लेनेट समझ लो, अर्थ के कंपेयर में हम प्लेनेट की मोशन देखते हैं, लेकिन वो तभी हम देख पाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे जब हम सन को एक रेफरेंस पॉइंट पे लेते हैं। अदरवाइज वो कितना मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो हम भी खुद मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे, तभी डिस्टेंस मेजरमेंट कर पाएंगे जब हम एक सन को रेफरेंस पॉइंट पे लेते हैं। ओके, सो यहाँ जब भी मोशंस की बात करनी होती है तब एक रेफरेंस पॉइंट या एक कोऑर्डिनेट होगा, जो आपको वेक्टर यानी कि थर्ड चैप्टर्स में डिटेल्स में सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर में इतना ज्यादा डिटेल्स में बात की नहीं है। ओके, मोशंस के 3 टाइप है। मोशन इन 1 डायमेंशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एक पाथ के ऊपर, एक लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे, उस मोशंस को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, अदरवाइज लीनियर मोशन। यस यस बोलो સર જે તમે સૌથી પહેલા જે ફોટો હતો ને સર્ક્યુલેટરી મોશન અને રોટેટરી મોશન, એ બેવમાં શું ફરક છે? કેમ કે ઇમેજમાં બેવ આ જો સર્ક્યુલર મોશન અને રોટેટરી મોશનમાં શું ફરક છે? સર્ક્યુલર મોશનમાં ઓબ્જેક્ટ जो है પોતાની પોजीશન આખી ચેન્જ કરે છે, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ घूमा पूरा पूरा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना उसका रेफरेंस पॉइंट फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है और ऑब्जेक्ट ऐसे मूवमेंट कर रहा है। क्लियर? पोजीशन वही है, खाली मोशन कर रहा है, यहाँ उसकी खुद की पोजीशन भी मूवमेंट कर रहा है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशंस। ओके सर, हाँ बोलिए સર इस अर्थ પોતાના એક્સિસ ઉપર રોટેશન કરે એ તો રોટેશન મોશન થઈ ગયા ને? એ રોટેશન મોશન છે, પણ અહીંયા જો તમને અર્થ ની નથી વાત કરી, અહીંયા છે ને એક સેટેલાઇટ છે, મને અર્થ જ લાગ્યો એટલે મેં ડાઉટ આ સેટેલાઇટ છે ને એનું મોશન્સ ની વાત કરેલી છે અહીંયા। ઓકે, अर्थ ની નથી વાત કરેલી। ક્લિયર? हाँ, ओके चलो। सो मोशन इन 2D 3D काम का नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी समझ लो 2D यानी कि एक पूरे एरिया के अंदर, कोई प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, जब उसकी डायरेक्शन एक्स एंड वाई एक्सिस होती है तो इसको हम बोलेंगे मोशंस इन 2 डायमेंशंस। ओके, और ऑब्जेक्ट पूरे एरिया, पूरे वॉल्यूम में, स्पेस के अंदर मूवमेंट कर रहा है, ऐसे घूमता रहता है, तो इसको हम बोलेंगे मोशंस इन 3D। ओके, उसको हम बोलेंगे मोशन इन 3D। ये कोई इंटरेस्टिंग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसलिए उसको जल्दी से स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्टली मेन टॉपिक और चैप्टर के ऊपर आता हूँ, दैट इज कॉल्ड मोशंस। मोशंस की डेफिनेशन हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन होगी, इट चेंज द पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आवाज अपनी मूड रखो प्लीज। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समझ लो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ है ऑब्जेक्ट और यहाँ पहुंची, ये बस की बात कर रहे, बस ऐसे चल रही थी, फाइनली ये यहाँ पहुंची 5 मिनट के अंदर। अब यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए पे था, ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचा, तो यहाँ ए से बी तक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। इजी डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो ऐसी डेफिनेशन। अब देखो, जब मोशंस की बात करें तो उसके पैरामीटर्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस। हम इस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या सीखेंगे? तो ये सीखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यही कॉन्सेप्ट को इन डिटेल्स में जाएगा। अभी तक आप सीखे थे वो सब कुछ, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। अब देखो, यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो वो हम, ये फॉर्मूला तो सिंपल था ही हमारा, v/u/t, लेकिन उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, तो बहुत अब हाई लेवल के ऊपर हम बात करेंगे। ऐसे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि चलो डायरेक्ट फॉर्मूला डाला और वैल्यू डाल दी और आंसर निकल गया। ओके, हम डिटेल्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है
और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो समझ लो कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको इंटरेस्ट लगा ना, तो 10 to 15% मार्क्स कवर हो जाएंगे आपके JEE बोर्ड के। सॉरी बोर्ड के तो नहीं बोल सकते क्योंकि 12th के अंदर ये नहीं आएगा, लेकिन JEE में 15% स्कोर है उसका काइनेमेटिक्स का, जिसके अंदर 11th के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 कवर्स होता है। तो ये 3 चैप्टर एक ही जैसे है, कोई भी फर्क नहीं है, इसके रिगार्डिंग ही सब कुछ बात करनी है। तो थोड़ा आप इंटरेस्ट लेना और एक एक लेक्चर्स को कंटिन्यूस करना, क्योंकि एक लेक्चर भी आपने मिस किया, एक लेक्चर नहीं, मैं से बोलूं कि आपने 10 मिनट भी कहीं भी मिस कर दी ना सेकंड लेक्चर से, आज के लेक्चर में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड लेक्चर से आपने 10 मिनट भी मिस कर दी तो पूरा चैप्टर गया आपके हाथ में से, और बाद में 3, 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर, तीनों में से कोई भी चैप्टर में ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके, तो प्लीज एक एक मिनट के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नया टॉपिक नहीं है। डिस्टेंस मीन व्हाट? ऑब्जेक्ट ए से बी पे पहुंचा, ऐसे जाके ऐसे घुमा फिरा के ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो रहा है, ऐसे 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 पहुंचा बी पे, तो ये उसका डिस्टेंस है, ये उसका डिस्टेंस है। लेकिन ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। लाइक एग्जांपल फॉर ए से ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचा, अब मेरे पास काफी सारे रास्ते, ऐसे मैं घूमता फिरता ऐसे चल रहा था और यहाँ पहुंच गया, ये रास्ता था, एक्चुअली रास्ता ऐसा था, और मैं से इस रास्ते पे चलते 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 बी पे पहुंचा, इस रास्ते पे चलते चलते बी पे पहुंच रहा था। और समझ लो मैंने रास्ते में 5-10 मिनट के अंदर जो भी डिस्टेंस कवर किया, जैसे मैं बोल सकूं मैंने 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला, तो ये सही है कि ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, लेकिन यहां से यहां तक का ये शायद रास्ता हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यदि जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तब मुझे खाली ये डिस्टेंस से ही लेना देना है, कहां से चले कहां घूमने गए उससे लेना देना नहीं है। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तब मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट पहले कहां था अब कहां है, यानी कि उसकी जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, चाहे वो रास्ता हो ना हो, उससे लेना देना नहीं है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इस पाथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? मैं आगे बढ़ आपको एक्सप्लेन करता हूं। समझ लो हम बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं, हम एक प्रैक्टिकली जाते हैं कि डिस्टेंस यानी कि क्या, एग्जैक्टली डेफिनेशंस मैंने बताऊं तो डिस्टेंस की डेफिनेशन है टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी, यानी कि ऑब्जेक्ट ने अपने मोशंस के साथ, यानी कि अपने मोशन में टोटल पाथ कितना कवर किया उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट की जब बात करूं मैं तो ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हूं। ये दोनों डेफिनेशन है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखी थी क्योंकि डिफरेंशिएशन में आ जाती है इसलिए। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करूं तो इट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लुक, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इनिशियल, एंड ये है फाइनल, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, थोड़ा हम क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। समझ लो कि ऑब्जेक्ट ए से निकला, ध्यान रखना मैं आपको आंसर देना है क्योंकि 9th का टॉपिक है और फिगर भी 9th की ही है। ओके, ए से निकला, अब आप मानोगे नहीं, ये एक्चुअली ना मैंने अभी 10-15 दिन पहले 9th की जो पीपीटी बनाई थी ना उसका यूज कर रहा हूँ इसमें आपको समझाने में। ओके, जैसे समझ लो कि सेम टू सेम कंसेप्ट ये अभी, तो आगे आज का लेक्चर तो सेम है, नेक्स्ट लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, तो रिवीजन हो रहा है ऐसा समझ लो। ऑब्जेक्ट ए से निकला, सॉरी ओ से निकला, ए पे गया और रिटर्न पे बी पे पहुंचा है। ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट ए से ओ से निकला, ए से रिटर्न हुआ और बी पे पहुंचा। अब बताओ मुझे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, जल्दी, थोड़ा टाइम मत वेस्ट। 95 कैसे निकाला? तो मैंने देखा कि ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से लेके ए का डिस्टेंस है 60। ओके, आप 9th के नहीं स्टूडेंट, इसलिए मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। और ए से बी का डिस्टेंस है 35 और 60 के बीच का, तो 35 नहीं आएगा, 25 आएगा आई थिंक। 5, 10,
90 10 20 25 आएगा डिस्टेंस। 25। ओके, ए से बी का डिस्टेंस है 25, ध्यान रखो, वैसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो। तो टोटल आंसर आएगा 85 सेंटीमीटर। किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखते हैं। अब बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ होगा? 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट, तो मैं जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तब मैं कहाँ गया उससे लेना देना नहीं है, कहां से कहां पहुंचा। तो O to ओ B. उसका इनिशियल पोजीशन है, बी उसकी फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ से बी का डिस्टेंस है 35। जब यहाँ समझ लो कि 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए, अदरवाइज हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 35 था और इनिशियल है 0, तो आंसर टोटल 35। ओके, क्लियर? चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। ऑब्जेक्ट समझ लो सी से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फोकस यहाँ रखो। सी से स्टार्ट हुआ, ए पे पहुंचा और बी, ए से रिटर्न हुआ और ओ पे पहुंचा। ध्यान रखो सी से निकला, बी से पास हुआ, ए पे पहुंचा और यहां से रिटर्न होके डायरेक्टली वो पहुंचा ओ पे। ओके, मैंने आपको रेड, उसका रेड कलर के अंदर पाथ दिखा दिया है। अब बोलो चलो टोटल डिस्टेंस 95 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो प्लस 60 तो है ही, और Plus 25 से 25 60 का डिस्टेंस है 35। 35 प्लस 60 तो 95। चलो वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कौन बोलेगा? चलो 25 डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 25 रॉन्ग है, रॉन्ग है, केम सर? रॉन्ग है। फाइनल तो -25। वेरी गुड, -25। -25। ध्यान रखो, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, एफ एक्स एफ, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ है उसकी, कहाँ पहुंचा वो? 0 पे पहुंचा, तो 0 माइनस इनिशियल पोजीशन पहले कहाँ था वो? 25। क्लियर? ऐसे भी ना समझ में, ऐसे भी समझ में ना आया तो सिंपल चीज है, वो पीछे गया, देखो उसकी अधोगति हुई है। सी से आगे जाना था, उसकी जगह वो पीछे गया। डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ? फाइनली पीछे जाने की वजह से माइनस एक्स एक्सिस, पता है ना, यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, तो रिटर्न में गया, लेफ्ट साइड गया, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। ओके, यदि फास्ट लग रहा है तो बोलते रहना। ओके, थोड़ा रिवीजन हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। चलो बराबर। ओके, डिफरेंस देखते हैं। चलो स्केलर यानी कि क्या, कौन बोल सकता है स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग? खाली मैग्नीट्यूड है, खाली मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ कि समझ लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो 25 किलोमीटर उसने कवर किया, तो उसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 25 ईस्ट डायरेक्शन में, तो 25 इन ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, तो उसका क्या हुआ? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से, तो ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डायरेक्शन देखनी है, आगे गया या पीछे गया, डिस्टेंस में वो मेजर करना नहीं है। अब देखो ऑब्जेक्ट ए से निकला, ध्यान रखना, ए से निकला बी पे पहुंचा और बी से निकला और वापिस ए पे पहुंचा, ए से बी और बी से ए। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अब यदि वो ए से बी का डिस्टेंस 5 है, ए से बी तक का टोटल लेंथ 5 है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 10। तो डिस्टेंस हुआ 10 और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 3 वैल्यू में आई। एक तो यहाँ इस केस में 0 आया, एक केस में एक बार पॉजिटिव भी आया था और एक केस में अभी नेगेटिव भी आया था। या नेगेटिव भी आया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया और आगे मैंने बताया वहां 0 आया। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जब क्लोज पाथ की बात कर तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ बात की, ये क्लोज पाथ ही हुआ एक टाइप का, वापस रिटर्न आया इसलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आया।
तो ऐसे बोल सकता हूँ फॉर क्लोज्ड पाथ, यानी कि कोई क्लोज्ड पाथ के लिए, ऐसा कोई क्लोज पाथ ए से वापस ए पे पहुंचे तो डिस्टेंस नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो होगा नहीं, डिस्टेंस जीरो होगा नहीं। लेकिन जब क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो 100% जीरो होगा। क्लियर? फाइनल माइनस इनिशियल, जहां था वहां पहुंचा, दोनों सेम ही है, इसलिए फाइनल आंसर जीरो है। क्लियर? जीरो, हाँ क्लियर। सो डिस्टेंस डिक्रीज हो नहीं सकता कभी, विल नेवर डिक्रीज, कभी माइनस भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? ओके, अपने हिसाब से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 टॉपिक इसलिए बनाए शायद पूछ ले, वैसे चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। ओके, जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर या नीट जेडब्ल्यू में, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ सकते, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने समझाया था, और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए है। अब चलो देखते, पहले तो आप आंसर दे सकते हो कि नहीं, अदरवाइज मैं तो समझाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, ओके, इस पोजीशन से ऐसे जा रहा है और वापिस आ रहा है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज जैसे बोल सकते हैं हम। अब मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन में काफी बार डिस्टेंस वर्ड नहीं लिखा होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो चीज फाइंड करनी है हमें। अब हम बात करेंगे फर्स्ट केस के लिए, ए टू बी, समझ लो इस सर्कल का रेडियस आर है, तो जब ऑब्जेक्ट ए टू बी जाएगा, ए टू बी यानी कि देखो रास्ता एक ही हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये रास्ता नहीं है, ओके, वो मत सोचना, रास्ता एक ही है और ये सर्कुलर में ए से बी पे जाएगा, ऑब्जेक्ट ए टू बी जाएगा। रेयर ऑफ रेयर केस में आंसर मिलता है, देखते आपके बैच में से मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो शायद आंसर कम मिला है, मुझे एक ही बैच में से मिला नहीं था। सर मैं बोलूं? बोलो। पाई बाय 360 into 2 pi r। आर्क नो फॉर्मूला लागसे, आर्क नो फॉर्मूला, आर्क नो पाइथागोरस निकाल के भी हो जाएगा ना, सेक्टर। हाँ हो सकता है। देखो सर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, जब ध्यान रखो, चलो 1/4 सर्कमफेरेंस है, या वही है ना, 1/4 वही तो बोला मैं, थीटा अपॉन 360 r लिखो, और या 90/360 into 2 pi लिखो तो भी सेम ही है, दोनों सेम ही है। ओके, અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પાયથાગોરસ થી આવશે એનું, तो डिस्टेंस तो मिल गया, चलो डिस्प्लेसमेंट પાયથાગોરસ થી આવશે કેમ કે અહીંયા 90 ડિગ્રી છે, ओके 90 डिग्री છે, राइट, એટલે પછી પાયથાગોરસ થી ए बी મળી જશે डायरेक्ट। ओके वेरी गुड, चलो ए टू बी ये हुआ डिस्टेंस, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस, तो ये ए बी फाइंड करना है, और जब ये ए बी फाइंड करना है तब मैं ये पाइथागोरस लूंगा। ओके, जब मैं ये ए बी फाइंड करना है तो ये पाइथागोरस लूंगा, तो पाइथागोरस के हिसाब से ए बी की वैल्यू, पहले हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो हमें ए बी चाहिए तो √2r। क्लियर? डाउट? नो सर, प्योर पक्का, किसी को डाउट नहीं है? अर्थ टू लेक्चर में है ना? हाँ सर, हाँ, 1-2 बार एंट्री हुई ना, इसलिए शायद नेटवर्क का इश्यू नहीं है ना। दूसरा एक वर्सिल, अरे स्क्रीन ब्लैकआउट થઈ ગઈ। ओके वर्सिल, तू भी है ना लेक्चर में? हाँ सर। ओके चलो कोई बात, क्योंकि आज है ना 4 बजे के लेक्चर में बहुत ऐसा दिक्कत हुई थी, इसलिए देखो थोड़े दिन के बाद हम गूगल मीट यूज करना स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। रिकॉर्डिंग होता तो मैं शायद अभी से वो स्टार्ट कर देता, लेकिन अभी भी जूम में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं यहाँ जियो वाला पण ऐप काटवाना है, देखते हो तो तब तक तो ओपन हो जाएगा क्लासेस। ओके, उसका मीनिंग क्या है कि शायद आपका ये 11th स्टैंडर्ड ऐसे ही निकल जाए मुझे दिखे बिना लेक्चर। चलो सेकंड की बात करते, ए टू सी, चलो फटाफट जल्दी आंसर दो। ए टू सी 1/2, अरे 1/2 into 2 pi r, સર ડિસ્ટન્સ આનું ડબલ, ડિસ્ટન્સ તો ડબલ થઈ જશે। ओके 1/2 into 2 pi r,
पायर 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 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r वेरी गुड, Two डिस्प्लेसमेंट diameter. होगा 2r डायमीटर जितना। चलो डायमीटर थर्ड केस ले लेते A to D। चलो A2 D। આ બાજુથી સર આખું આમ ફરાઈને ને હા, આ રીતે જ A મોશન B C D થી 3/2 pi r. 3 તો 3/2 3 by pi r 3/2 पायर बाय 2 3/4 2 pi 3/2 pi r एक बार कंफर्म कर दो यार, ऐसे मत बोलो। हाँ सर वही बोला 3/2 pi r. 3/2 pi 3/2 3 by पायर 2 पायर 3/2 पाई आर। ओके, देखो ऐसा ना समझ में आए तो ऐसे भी लिख सकते हो। આના મલ્ટીપ્લાય કર સર આ જે AB નું ડિસ્ટન્સ મળ્યું આપણને એને ઇન્ટુ 3 कर दे तो भी आ ही जाए ना। हाँ वही है ना, ए बी का जो डिस्टेंस है उसको इंटू 3 कर दो, 3/2 इंटू पाई आर। ओके, और यदि समझ लो आपको ये पूछा ही नहीं था और ये डायरेक्टली A to D पूछा है तो क्या करते? તો પણ એ જ થઈ जात ને सर 3/2 pi r 270/360 into 2 pi r. तो वही करते हैं 270/360। अब By जो 360 मैथ्स का यूज किया उसमें सर्कल चैप्टर याद हाँ करो। सर मैथ्स का यूज किया है, आर्क नो वही फॉर्मूला यूज किया है। मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना वो डायरेक्टली थीटा वाला वही। मेजर हाँ, आर्क, माइनर आर्क। अपने आवाज मूट रखो प्लीज। चलो, तो आर्क का ये फॉर्मूला मिल गया 270/360 इंटू 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट AB નું જેટલું જ થશે આનું પણ तो सर ए भी जितना ए भी जितना होगा, लेकिन फिर भी रॉन्ग है आपका आंसर। કેમ माइनस ऑप्शन છે वेरी गुड, माइनस में आएगा। માઇનસ Minus આવશે two to નેગેટિવ બાજુ ओके, वो लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट साइड पे है देखो, इसलिए। ओके, क्लियर ना कॉन्सेप्ट? कोई डाउट इसमें? નહીં ક્લિયર हाँ no सर sir ओके, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो 9th में था इसलिए लिखा है। यूनिफॉर्म यानी कि जब हाँ ऑब्जेक्ट सर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म Inequal मोशन। सेम time स्पीड period. से जा रहा है ऑब्जेक्ट, सेम स्पीड से जा रहा है। आवाज मूड रखो प्लीज अपनी। ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जा रहा है, जैसे समझ लो कि ऑब्जेक्ट की बात करें हम, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है। हर एक 5 किलोमीटर में समझ लो 2-2 मिनट लग रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम अहमदाबाद से बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़े, तो आंखें बंद करके यदि ऐसे लॉकडाउन के अंदर आंखें बंद करो तो भी बड़ौदा पहुंच जाओगे। ओके, क्यों? सिंपल चीज है, कोई भी रास्ते में कोई भी आएगा नहीं और ना कोई बम्प है उसमें। लेकिन जब हम अहमदाबाद की बात करें और यहाँ से समझ लो निकोल से बापूनगर पहुंचना है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। क्यों पता है आपको? आगे गए, रिक्शा आई, ट्रैफिक है, ट्रैफिक लगी, ओके, बीच में कुत्ता आ गया, ऐसे ऐसे इंक्रीज होते, ऐसे स्पीड हमारी ऐसे होती रहती है। ट्रैफिक लाइट आई नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ओके ओके, स्किप कर रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। जब हम स्पीड की बात करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड की है। दो कार, यहाँ दो कार है ए और बी, दोनों कार की स्पीड जब हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों की स्पीड 100 है। लेकिन जब वेलोसिटी की बोले तब 100 के साथ कुछ मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी ओके, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम पहले हम स्पीड सीखते हैं और बाद में वेलोसिटी सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेक्चर को रीज्वाइन करते हैं क्योंकि लास्ट हम स्पीड के बारे में बात करेंगे, राइट। तो स्पीड यानी कि क्या? वैसे स्पीड का बेसिक डेफिनेशन है, आपको भी पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल पाथ कवर्ड बाय द डिस्टेंस, वो भी सेम ही है। तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द टाइम, ratio of the distance to the time is called the speed of the object. Okay, total distance upon total time. एक मिनट हो, चलो, ऊपर टोटल डिस्टेंस और नीचे हो जाएगा टोटल टाइम। स्केलर क्वांटिटी पता ही है आपको, यूनिट क्या होगा? तो डिस्टेंस का है मीटर और टाइम का है सेकंड। एमएलटी क्या होगा? चलो एमएलटी बोलो, डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी। L1T minus M0 L1 T minus 1। T-1 D-1। ओके, ये उसका एमएलटी है,
जो भी स्टूडेंट्स आज के लिए थर्ड चैप्टर यानी कि फर्स्ट टाइम ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिसने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं किया है तो शायद उसको दिक्कत हो सकती है एमएलटी क्या है, लेकिन मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। ओके, आप देख सकते हो उसके अंदर जो भी लेक्चर है ना वो आप देख सकते हो। ओके, एमकेएस में और सीजीएस में उसका यूनिट है। तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है लेक्चर्स, सॉरी स्पीड के अंदर। क्वेश्चन ले लेते तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। ऑब्जेक्ट है यहां से समझ लो 60 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने 4 सेकंड के अंदर। बाकी का जो 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने 2 सेकंड के अंदर। फाइंड करना है मुझे स्पीड, एवरेज स्पीड। अब बोलोगे एवरेज स्पीड क्यों, यहाँ हर बार यहाँ एवरेज का वर्ड यूज करेंगे। और एक आएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपकी 11th की है और एवरेज जो आपकी 9th 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। तो एवरेज इसलिए यूज करते हैं कि जब हम हमारी कार यूज कर यानी कि कार या फिर व्हीकल्स मोशंस में होता है तब जनरली ऐसा होता है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा होता है। तो हमारी स्पीड जनरली चेंज होती रहती है। तो हम जब स्पीड की बात करेंगे तब हम हर एक सेकंड के लिए, हर एक टाइम के लिए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए स्पीड तो नहीं बोल सकते। लाइक एग्जांपल फॉर आपको समझ लो कि अहमदाबाद से अमरेली जाना है तो बीच में काफी सारे ऐसे रास्ते होंगे, स्पीड कम होगी, हाईवे होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन जब आप पहुंचेगे, समझ लो 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, जब आप पहुंचेगे 2 घंटे के अंदर, तब कोई पूछेगा कितनी स्पीड से आया, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अहमदाबाद से समझ लो कि चांगोदर गया मैं 80 किलोमीटर से, चांगोदर से समझ लो कि धोलका गया मैं 150 से, धोलका से समझ लो मैं डसा गया 200 से। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड और नीचे टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 200, टाइम कितना लगा 2 तो 100। हम बोलेंगे मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचा। सिंपल। ओके, तो यही चीज होगी यहाँ भी कि जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हम एवरेज स्पीड ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम पॉसिबल है। ओके, इसलिए तो चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, 32 ऊपर होगा टोटल डिस्टेंस, 32/6 ऊपर होगा टोटल डिस्टेंस और नीचे होगा टोटल टाइम 16 + 16 और नीचे होगा 4 + 2 32/6 जो भी आ रहा है कट कर लेना। 5.33 मीटर पर सेकंड, 5.3 मीटर पर सेकंड, 333 आएगा लेकिन अभी 5.3 लिखा है। ओके, क्लियर? स्पीड में कोई डाउट? यस सर, नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। स्पीड के अंदर हमने फॉर्मूला डाला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ले जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो तब हम फॉर्मूला डालेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ध्यान रखो, मैं बेसिक फॉर्मूला टाइम तो તમે અહીંયા 2 કેમ લખ્યો? अरे ભૂલથી 2 લખાઈ ગયો। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड के अंदर डिस्टेंस आएगा तो वेलोसिटी के अंदर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। जब बेसिक वेलोसिटी की और एवरेज वेलोसिटी, कोई भी चीज का एवरेज निकालना होता है तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये आपको 11th में जनरली ज्यादा यूज करना होगा, सेकंड लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तब से। आज के लिए हम खाली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये उसका बेसिक फॉर्मूला कैसे बना, देखो कि ऑब्जेक्ट यहाँ था x1 पोजीशन पे, तब उसका टाइम वॉच के अंदर देखा तो t1 टाइम लगा था। जब इस चीज के पास पहुंचा x2 पोजीशन पे, टाइम देखा तो t2 जितना टाइम था। वो कहां से आया उससे लेना देना नहीं है, मैं तो क्या देखूंगा ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, बाद में कहाँ पहुंचा, उसके बीच का ये डिस्टेंस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पाथ को मैं इग्नोर करके, ये पाथ को इग्नोर करके मैं खाली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करूंगा जिससे मुझे मिलेगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और मैं क्या करूंगा, समझ लो पहले जब चालू किया था 2 बजे थे, अब 5 बजे, तो 5 - 2 यानी कि 3 घंटे हुए,
तो नीचे में फाइंड करूंगा टोटल टाइम। ये उसका आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। कोई डाउट? वेलोसिटी में कोई डाउट? पक्का रिवीजन हो रहा है इसलिए थोड़ा No, जल्दी sir. जा रहा है। ओके, यदि जल्दी लगे तो बोल देना स्पीड। नेक्स्ट लेक्चर से एकदम आराम से एक एक दो टॉपिक पूरे एक एक घंटे चलाएंगे। ओके, आज काफी सारे टॉपिक कवर कर लिया जस्ट बिकॉज रिवीजन है इसलिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में इस लेक्चर्स को हम खत्म करेंगे। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एंड एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ओके, तो थोड़ा फोकस रख के ध्यान रखना। So question है, car is moving along the straight line, say OP in the figure 3.1. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed? दो केस है, एक केस है O to P, हम केस नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ, जो O से ऑब्जेक्ट P पे पहुंचा। O यहाँ है, समझ लो, O से लेके ऑब्जेक्ट पहुंचा P पे। ओके, तो हमें फाइंड करना है स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो, एवरेज स्पीड में मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला डालते थे हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम, એટલે डिस्टेंस 0 to 360 प्लस टाइम। चलो डिस्टेंस, ओके, मूट कर दो। चलो पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट O से P पे पहुंचा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वैसे यहाँ मार्किंग किया हुआ है इसलिए डायरेक्टली हम लिख सकते 360। अब O से P पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा था? 80 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो मेरी जो एवरेज स्पीड आई मेरी 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? तो डाउट इसमें સર આ થોડી આવશે સર, તો શું આવશે બોલો? P થી Q પાછું નતું આવ્યું કે આવ્યું તું? નહીં તમે નહીં, આપણે કીધું અત્યારે ત્યારે આ કેસ 1 ની જ વાત કરવાની છે, O to P। આપણે જો ઇક્વેશન માં છે ને A એન્ડ B એ રીતે બે ટોપિક છે, એમાં ફર્સ્ટ માં આપણે O to P માટે જ ખાલી વાત કરવાની છે। ક્લિયર? હા, ક્લિયર। सो एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला मिल गया हमें 20 मीटर पर सेकंड। ओके, वंस जेन, आवाज आ रही है बेटा तुझे? जो इसमें देखना अनम्यूट का ऑप्शन होगा, अभी मैंने किया है आपको, तुझे अनम्यूट। वंस, आवाज आ रही है? बोल तो। आ रही है सर। आ रही है ना? ओके, तो ऐसे घुमा रहा था ना कब से मोबाइल, इसलिए। ओके, चलो। सो सेकंड टॉपिक, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करे, सॉरी, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? चलो, O से P के लिए, O उतना से P के लिए ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट 360 360, टाइम भी इतना लगा है 18 सेकेंड। हाँ, એટલે 20 यहाँ मीटर दोनों पर केस के सेकंड। लिए आंसर सेम आया, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, Yes, sir. सेकंड केस की बात करेंगे। चलो, सेकंड केस में क्या है? O से P तक का मैं इरेज कर देता हूँ, इससे थोड़ा आपको इजी समझ में आया। चलो, केस 2 के लिए। हाँ ओके, सर, क्योंकि ब्लैंक पीपीटी में आपको क्या क्वेश्चन सामने नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। आवाज म्यूट करो प्लीज यार, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज अपलोड करना है यार। कोई यूट्यूब पे कोई बाहर का स्टूडेंट देखेगा तो बोलेगा कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है सर ने यार। ओके, चलो सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। केस 2 में है O से B एंड बैक टू Q। क्वेश्चन समझ लो, O से B, O से P और बैक टू Q। मैं यहाँ आपको इसमें फिगर में समझा रहा हूं, कहाँ गया? O से P और वापिस रिटर्न आया Q। ओके, इनिशियल पोजीशन उसकी O है, फाइनल पोजीशन उसकी Q है, ये Q है। चलो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा, वही आंसर देगा। पहले मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड, मैं पूछू वही आंसर देना। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है मुझे। शुभम, ये चलो, एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा फॉर्मूला? टोटल स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में अपॉन टोटल टाइम, हाँ, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन
हाँ हाँ हाँ, पता चल गया, टोटल नहीं लिख रहा टाइम। होगा। ओके चलो, आंसर दूसरा चाहिए मुझे। ध्रुव पंचाल भी आया है कोई, क्या बात है ध्रुव? चलो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ सेकंड केस में? मुट किया मैंने तुझे, देख। ओके नहीं हो रहा है, चलो दूसरा। क्रिसा, क्रिसा क्या होगा टोटल डिस्टेंस? बोल बेटा, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं हो रहा है अनम्यूट, क्यों नहीं हो रहा है किसी को? काम तो हो रहा है। क्रिसा एक, ओके शायद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं ही बोल देता हूँ। टोटल डिस्टेंस है क्या मैं बोलूं? 480 upon 480 480 plus 80 और P upon to Q, 18 plus 6. O2P P2Q। तो टोटल डिस्टेंस होगा 480. 480 अब वो कैसा है वो और समझा नीचे रहा हूँ, 24। कोई बात नहीं। आप और आंसर नीचे दे रहे हो, 24। काफी सारे स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं। यदि समझ में ना आए तो प्लीज बोलते रहो यार। ओ से पी का डिस्टेंस हम बात करेंगे। यहाँ ओ से पी, पहले तो ये कवर किया उसने, और बाद में रिटर्न यहाँ पहुंचा पी से क्यू। अब ओ से पी का डिस्टेंस था 360, ओ से पी का प्लस 120 क्यू, पी क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ, तो 360 से 240 का डिस्टेंस। ना समझ में आए तो माइनस 120 कर दो, 120। वेरी गुड। तो आंसर आएगा 480। 480 टोटल डिस्टेंस 480। टाइम यहाँ दिया है कि 24, अब टाइम कितना लगेगा, ध्यान दो प्लीज, इंटरेस्टिंग है। 18 plus 6. यहाँ ओ से पी पे पहुंचा तो टाइम लगा 18 सेकंड। 18 second. ध्यान दो प्लीज। यहाँ से यहाँ पी पे पहुंचा, आवाज मुट रखो प्लीज। ओ से पी पे पहुंचा तो 18 सेकंड लगा ओ टू पी, और वापिस पी से क्यू पे 6 सेकंड, यानी कि यहाँ 6 सेकंड और यहाँ 18 सेकंड। तो टोटल टाइम 18 plus 6 24 सेकंड। 4 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड। यस ये सर। एवरेज स्पीड मिली सेकंड केस में। वेलोसिटी कितनी होगी? 240 upon तो 240 वेलोसिटी का upon फॉर्मूला 10 होगा मीटर पर सेकंड ना। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, upon 10 ना, time. अपॉन 20 मीटर पर सेकंड है जैसे। कोई बात नहीं, चलो मुझे समझाने दो पहले। ऑब्जेक्ट ओ से निकला था, पी पे पहुंचा, पी से वापस क्यू के पहुंचा। प्लीज यार आवाज मुट रखो, अदरवाइज मैं ना वन वे इंटरेक्शन कर दूंगा, आप खाली सुन ही पाओगे। ओके, आप थोड़ा बोर ना हो इसलिए आप इन्वॉल्वमेंट करता हो, लेकिन आवाज आप मूट नहीं कर रहे वापिस। ओ से पी क्यू, ओ से क्यू, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ओ से लेके क्यू का शॉर्टेस्ट लेंथ है 240। ओके, ओ से कहां से, वो रास्ता तो ये था उसका, लेकिन हम क्या देखेंगे, ये। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका हो जाएगा 0 से लेके 240, यानी कि 240। टाइम बोलो, टाइम कितना होगा? 24 सेकंड। 12 सेकंड। टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा। टाइम तो 24 सेम ही है। ज रहશે. टाइम सेम ज वेलोसिटी, रहશે. हाँ टाइम 10 तो मीटर सेम पर रहेगा। सेकंड। तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? हाँ, पक्का ना? हाँ सर, क्लियर क्लियर। પાકું પાકું. यदि बोर ना हो रहे तो थोड़ा एक टॉपिक है, समझा दूं? લઈલા મજા આવે છે. हाँ सर, समझा दो, हाँ सर। मजा आ रही। चलो, फिजिक्स में मजा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पोजीशन वर्सेस टाइम, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दोनों सेम ही। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है x और ये है टाइम t। अब समझ लो, मैं ऑब्जेक्ट एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, एक ग्राफ है ऐसा, तो उससे क्या मानोगे, ये कौन से टाइप का? रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। वेरी गुड। 4 ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट स्पीड से, या वेलोसिटी से यानी कि ऐसे कांस्टेंट स्पीड ले लो। चलो अभी यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख सकते हैं। तो एक तो यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो रहा है, या वेलोसिटी से। ओके, तो यहाँ उसका मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट
यानी कि इस पे। ग्राफ का अब रेस्ट पता रेस्ट कैसे ऊपर चला, पता कैसे चला, कौन समझा सकता है? चलो ऑब्जेक्ट હું रेस्ट કહું સર સર કેમ કે સર સર ડિસ્ટન્સ નહીં વધતું અને ટાઈમ વધે છે. टाइम હા टाइम देखो बढ़े छे। मैं ટાઈમ વધે છે मैं ડિસ્ટન્સ हाँ હોય જ છે अब देखो मैं यहाँ यदि ऐसे प्लॉटिंग कर दूं वैल्यू को, तो 15 मीटर यहाँ इस पॉइंट पे यदि ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, इस पॉइंट पे बताऊं तो 10 मिनट टाइम डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर टाइम डिस्प्लेसमेंट 15, यहाँ 10 पे भी 15 मीटर कवर किया था, यहाँ 0 पे भी 15 क्लियर किया, यानी कि ये 15 15 15 यानी कि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट देखो टाइम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। टाइम किसी के लिए रुकने, ऐसा तो नहीं समझ सकते चलो अभी कोरोना चल रहा है प्लीज भगवान रोक दो टाइम तो एटलीस्ट हमारा सिलेबस बच जाए या फिर टाइम बच जाए हमारे लिए 11th के लिए, वो तो चल नहीं वाला है। ओके यहाँ कोरोना स्टॉप होगा या नहीं होगा, या कम होगा ज्यादा होगा, उससे लेना टाइम एक कांस्टेंट स्पीड से इस हिसाब से चल ही रहा है। यदि हम आगे बढ़ सकते हैं तो आगे बढ़ना है, अदरवाइज वहां ही ठहर जाएंगे जहां इस ऑब्जेक्ट था। ओके सो टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, ये कांस्टेंट है, उसका मीनिंग मैं कहीं कोई पोजीशन पे फिक्स पहुंचा हूं और यहाँ खड़ा रहा हूं, देखता हूं टाइम मेरे आगे चला जा रहा है और मैं वहीं रहा हूं, इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। ओके इसका मीनिंग चलो ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, ओके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसका मीनिंग क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यस चलो इसका मीनिंग क्या होगा, चलो कौन बोल सकता है? डिस्प्लेसमेंट सर वर्सेस टाइम, रिटार्डेशन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है। जब यहाँ एक्सीलरेशन होता तो रिटार्डेशन होता, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है। इसका मीनिंग क्या है? सर सर स्पीड बढ़ रही है सर, यहाँ स्पीड बढ़ रही है ऑब्जेक्ट की। नहीं 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 डिस्प्लेसमेंट ઓછો થાય છે, डिस्प्लेसमेंट ઓછો થાય છે, डिस्प्लेसमेंट ओछो था, इसका मीनिंग क्या? देखो समझ लो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ ओ पे पहुंचा हूँ राइट, ऑब्जेक्ट और रिटर्न यदि हम आगे जा रहे हैं तो स्पीड हमारी टाइम के साथ बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ हम बात करें कि रिटर्न जा रहा है, यानी कि रिटर्न में वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन माइनस में इंक्रीमेंट, उसका मीनिंग एक्चुअल वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। समझ में आ रहा है? यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, पीछे जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ रहा है, उसका मीनिंग क्या है? क्लियर ना? याद रखना क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। हाँ सर. गारंटेड के गारंटेड में बोल रहा हूँ, गारंटेड जेडब्ल्यू बोर्ड में एमसीक्यू में आएगा इस टाइप का कोई ग्राफ, आता ही हर बार। ठीक है, एक मार्क आ गया। चलो एक है ऐसा, क्या है ये, कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, वैसे शायद हो ना हो पता नहीं है, लेकिन क्या है ये, कौन सा ग्राफ है? चलो स्पीड कम से ज्यादा हुई, स्पीड कम से ज्यादा हुई, हाँ वेरी गुड। लेकिन फिर भी एक वर्ड चाहिए मुझे, यदि 9th का कॉन्सेप्ट याद हो तो। सॉरी ये पैरा बोला तो एक्सीलरेशन कुछ होता है, वो ब्रिजेस को पैरा बोला याद रह चुका, नहीं 10th में मार्क्स कटा इसलिए। 10th में क्वेश्चन था मैथ्स में। एक्सीलरेशन सर, वेरी गुड एक्सेलरेशन। क्या हुआ देखो, आप समझ लो, आपने कार स्टार्ट की, क्या होगा धीरे धीरे, पहले डायरेक्टली तो आप चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना भी एक्सेलरेशन लगाओ, पहले तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगी कि नहीं, बाद में अचानक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके तो इसका मीनिंग क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। ध्यान दो, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। यदि ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन वो ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है। ओके कोई डाउट इसके अंदर? पक्का ना? तो आज हमने पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के सारे टॉपिक कवर कर लिए। एक तो ये यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो ऐसा आ सकता है, ऑब्जेक्ट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था तो ऐसा आ सकता है, ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी में तो ऐसा आ सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये है एक्सीलरेटेड मोशंस। ओके सर अगर
આ ગ્રાફમાંથી અગર એકાદામાં ગાડી રિવર્સ જાતી હોય તો કયું આવશે? आज आवे ना, ओके, नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर? Yes, sir. चलो आज का लेक्चर समाप्त कर लेते हैं। फटाफट घुमा देता हूँ सारी स्लाइड को, ओवरऑल रिविजन हो जाए फटाफट। ओके, आप ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना यदि आपको रिविजन कर, अदरवाइज मैं लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। चलो, फर्स्ट रेस्ट और मोशंस के बारे में बात की। सेकंड टॉपिक में काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। कौन बोल सकता है काइनेमिक्स यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम कोस के साथ કોસિસ નું લેવા कंसीडर ना करें कंसीडर का ध्यान नहीं नहीं करना है। रखते। ओके, और काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है? કોસિસ અને Consider પ્રોપર્ટી ને કરીએ। કન્સિડર Motion with math. કન્સિડર मोशन विथ मैथ्स, राइट? Midnight. टाइप्स ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो पॉइंट हम मोशंस के लिए यूज करते हैं, Fixed 1D, 2D, 3D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लाइन पे हो तो 1 डायमेंशन, एरिया हो तो 2 डायमेंशन, और पूरे वॉल्यूम में घूम रहा है तो 3 डायमेंशन। मोशंस की डेफिनेशन, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ। मोशंस। ये जो वेरिएबल है जिसके बारे में मोशंस में बात करनी होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक देखे हमने। डिस्टेंस Speed यानी कि upon टोटल time। पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। ओके, ले लिया? ले ली तो। हाँ सर। बाद में एक ये क्वेश्चन था 9th का, और ये हमारा 11th 12th लेवल का। ये एक्चुअली गुजरात बोर्ड की बुक्स में अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए उठा के इसमें डाल दिया। ओके, एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन पूछते हैं काफी बार। यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इक्वेशन लिया था एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, और बाद में 4-5 ग्राफ देख लिए। ओके, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ में हम खत्म कर रहे हैं। आराम से एक बार पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था वो शांति से एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि सेकंड लेक्चर से पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि मैथ्स चालू होगा 3-4 दिन, हम ये चैप्टर को पोस्टपोन रख के थोड़ा मैथ सीख लेते हैं, बाद में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड